सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उरेती आपका स्वागत करता हूँ एग्जाम वे पे। तो दोस्तों, एक क्लास लेके आ रहा हूँ मैं जीके की, जिसमें कि आपको ये जो क्लासेस होंगी ये आपकी एसएससी, यूके पीएससी, यूके एसएससी और जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए इसमें जीके कवर होगा। तो जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैं मॉडर्न हिस्ट्री से कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सेशन चलेंगे आपके डेली के जीके के, ये एपिसोड चलेंगे, ये आपको पसंद आएंगे। तो जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिया गया था ब्रिटिश शासन के द्वारा, प्रशासनिक, उसको लेकर के हम लोग यहाँ पे ये वीडियो बना के मैं आपके सामने समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि हमारे पास में, मैं थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करूंगा और थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि देखो 1757 में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ। अब 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद में 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, तो ये सबसे मेजर लड़ाई बोली जाती है इंडियन, मतलब ब्रिटिश का पूरी तरीके से हम पे क्या हो चुका था, एक तरीके से कब्जा हो चुका था। तो अब उनका क्या था कि ये प्रशासनिक, उन लोगों को क्या था कि धीरे धीरे वो प्रशासन में चलते रहे। और प्रशासन में जब धीरे धीरे करके उनका जो हमारे रेवेन्यू सिस्टम पे भी वो काम करते रहे, तो एक तरीके से वहां पे क्या, एक टाइम पे आके करप्शन बढ़ गया। तो जब करप्शन बढ़ गया, तो तब जो ब्रिटेन एडमिनिस्ट्रेटिव था, जो प्रशासन था ब्रिटेन ब्रिटेन का, उसको क्या लाना पड़ा भाई, रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा। अब ध्यान से देखिए कि ब्रिटिश ने कौन कौन से इसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए। तो हम सबसे पहले लेंगे 1773 से लेकर के और 1853 तक। अब ऐसा क्या हुआ देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आखिर इसको लाने की वजह क्या थी, और जब इसको लाया गया तो इसकी कितने भाई इंपॉर्टेंस रही ब्रिटिश प्रशासन को के स्टार्टिंग में। तो देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो आपको पता है कि एक मर्चेंट कंपनी थी, मतलब एक क्या थी, व्यापारिक कंपनी थी। अब क्या हुआ कि जो उनके टकराव होते थे, किसके साथ में टकराव होते थे भाई, उनके उनके जो सुरक्षित करने के लिए स्थानीय शासकों के साथ उनके क्या भाई लड़ाइयाँ चलती रहती थी। अब इस प्रक्रिया में युद्ध और अन्य क्षेत्र, मतलब लड़ाई वगैरह भी खूब हुआ करती थी, और उनकी जो थी ये विदेशी गतिविधियां चलती रहती थी। तो इसी को करते हुए क्या करा कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को इन जो मतलब गतिविधियां चल रही थी उसकी, कभी किसी राजा के साथ में लड़ाई छिड़ जाना, कभी किसी क्षेत्र में मनमुटाव हो जाना, तो इसी को सुविधानुसार क्या करा कि उसको एक नौसेना और एक सेना को रख रखाव की क्या कर दिया भाई, एक चार्टर प्रदान करा और कहा कि तुम लोग एक सेना रख सकते हो, एक नौसेना रख सकते हो, ठीक है। और बदले में क्या करा देखो, क्योंकि वो चाह रहा था कि ये व्यापार करे, ब्रिटिश प्रशासन ये चाहता था कि ये व्यापार करे, और बदले में वो लोग, जो कंपनी थी, वो सरकार को क्या देती थी भाई, सरकार को क्या देती थी, 40 लाख पाउंड स्टर्लिंग क्या करती थी, सालाना भुगतान करती थी। अब क्या हुआ कि देखिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जब बक्सर युद्ध के बाद में इसकी दीवानी उनके हाथ में आ गई, तो यहाँ के शासकों के साथ में उनके कभी कभी क्या चलता रहता था, मनमुटाव, संघर्ष चलता रहता था, वो अपनी चलाते रहते थे। अब धीरे धीरे उनके करप्शन, उनके मनमानी की खबर कहाँ पहुंचने लग गई भाई, इंग्लैंड भी पहुंचने लग गई। अब इंग्लैंड जब उनकी खबर पहुंचने लग गई, तो ब्रिटिश प्रशासन को लगा कि अब लगता है कि इनके कामकाज को क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। तो इसी के बिहाफ पे उन लोगों ने जब देखा कि कहीं ना कहीं ये समस्या पैदा हो रही है करके, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो उन्होंने 1773 का क्या लिया है, रेगुलेटिंग एक्ट लिया है। और ये खुद में कह रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, रेगुलेट कर रहा हूँ। किसको रेगुलेट करेगा भाई, कंपनी के कामकाज को रेगुलेट करेगा। अब देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो नींव पड़ी थी, करे नींव जो डाली गई थी, वो यहीं से स्टार्टित होती है, क्योंकि एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई, एक प्रशासनिक सुधार जो यहाँ से शुरू हुआ, इसका प्रभाव आपको हमारे बाद में धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन बनने पे या कॉन्स्टिट्यूशन पे भी देखने को मिलेगा। तो आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये रेगुलेटिंग एक्ट बना 1773, ये इंपॉर्टेंट क्यों है देखो। इसमें आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं कि यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए उठाया गया। मतलब उनको कंट्रोल कर सके भाई, और साथ ही साथ क्या कर सके, रेगुलेट भी कर सके, मतलब विनियमित भी कर सकते। इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी, मतलब पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे उसको क्या करा भाई,
उसने कंपनी को क्या करा, इसको रिकॉग्नाइज करा और इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की क्या करी, नींव डाली। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि ये उठाया इसलिए गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को देखा जाए और उसने साथ ही साथ देखो कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य को मान्यता तो दे दी, लेकिन उसको नियंत्रित भी कर रहा था और क्या कर रहा था, साथ ही साथ रेगुलेट भी विनियमित भी कर रहा था। और एक यहाँ से जो होता है हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या पड़ गई भाई, नींव पड़ गई। अब देखिए इसके सेलिएंट फीचर्स क्या है, मतलब इसमें आखिर क्या क्या था देखिए। तो देखिए आपको ये पता है कि जो ब्रिटिश क्राउन था, देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात है कि द रेगुलेटिंग एक्ट ऑल्दो इम्प्लाइंग द अल्टीमेट सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर न्यू टेरिटरीज, ब्रिटिश क्राउन की अंतिम संप्रभुता का संकेत देता है, न जोड़ देकर के कहा कि कंपनी क्राउन की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य कर सकती है। मतलब सोवरेनिटी प्रदान कर दी गई किसको भाई, कंपनी को। किसकी तरफ से, क्राउन की तरफ से। और यह ब्रिटिश सरकार और संसद द्वारा निरीक्षण के अधीन के दौरान ऐसा कर सकता है। अब देखो वो कह रहा है कि इट कुड डू दिस while concurrently being subject to oversight regulation by a ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ये किसके द्वारा करा जा सकता है भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट और पार्लियामेंट। अब क्या करा कि कंपनी को कलकत्ता में 4 सदस्य परिषद के साथ एक गवर्नर जनरल नियुक्त करने की भी आवश्यकता थी। तो उनको किसकी जरूरत पड़ गई भाई, जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उनको जरूरत पड़ गई 4 सदस्य किसकी भाई, परिषद की, और साथ ही साथ भाई किसकी, गवर्नर जनरल नियुक्त करने की, जिसे भारत ने कंपनी की संपत्ति में सर्वोच्च प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करना था। मतलब जो कि भारत का क्या रहेगा भाई, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी रहेगा। काउंसिल में गवर्नर जनरल को मद्रास और बॉम्बे के लिए भी नियुक्त किया जाना आवश्यक था, लेकिन उन्हें कलकत्ता में गवर्नर जनरल के, अब देखो मेरी बात सुनो, मद्रास बॉम्बे और जो था आपका कलकत्ता में क्या था, गवर्नर जनरल बनाए गए, लेकिन वो किसके अंडर में काम करते भाई, कलकत्ता के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा जो इसका फीचर्स था, अब क्या फीचर्स क्या है देखो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ने कंपनी के निदेशकों की अदालत, मतलब 60 सदस्यों की क्या थी भाई, इनकी एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ। और ब्रिटिश सरकार द्वारा 5 के लिए भारत में नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों के बारे में सभी संचार प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। और मिलिट्री रेवेन्यू मैटर्स जो थे उसने सारे के सारे ये किसको दे दिए भाई, एक तरह से किसको दे दिए, कंपनी को दे दिए। अब भारतीय क्षेत्रों के शासन के लिए फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज, है ना, द एक्ट asserted द सुपरमेसी ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम बंगाल ओवर दोज ऑफ, तुम जो भी मैं आपको पीछे कह रहा था कि इस अधिनियम ने क्या करा कि जो मद्रास और बॉम्बे पर जो है फोर्ट विलियम जो बंगाल की प्रेसिडेंसी की क्या कर दी, सर्वोच्चता कर दी। मतलब कि भाई तुम दोनों के दोनों अगर सुनोगे तो किसकी सुनोगे भाई, फोर्ट विलियम, मतलब जो गवर्नर जनरल किसका रहेगा, बंगाल का रहेगा। अब मेरी बात सुनना देखना, रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में प्रचलित भ्रष्टाचार को संबोधित करने का प्रयास करा। मतलब इस रेगुलेटिंग एक्ट ने यह बताया कि भाई कितना करप्शन बढ़ गया ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो जब उसने कंपनियों को इतना सारा वो देखा कि इतना सारा करप्शन बढ़ चुका है, तो उसने क्या करा भाई, उपहार जो भी आप लोग लेते हैं व्यापार में निजी तौर पे, मतलब जो कंपनी के कर्मचारी रहेंगे, उस पे उन्होंने क्या कर दिया भाई, साफ साफ रोक लगा दी, क्योंकि उन्होंने देखा कि इससे क्या कर रहा है, कंपनी के अंदर बहुत भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अब बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन के लिए गवर्नर जनरल, तो अगर मैं आपसे कहूं देखिए, तो पहला जो गवर्नर जनरल बनाया गया किसमें, आपकी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, वो कौन बना, वो वॉरेन हेस्टिंग बना। और 4 इसके साथ में क्या कर दिए गए भाई, इसके हेल्पर भी, जिनको पार्षदों को भी क्या कर दिया, नामित, जो कि भारत में कंपनी के संचालन की देखरेख करते हैं। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज वर फॉरबिडन टू वेज वॉर टू मेक विदाउट द प्रीवियस कंसेंट ऑफ गवर्नर जनरल। तो ये कहा गया कि देखिए अगर बाई चांस ईस्ट इंडिया कंपनी की किसी के साथ में मन मुटाव होता है, मतलब आवश्यकता नहीं है उसकी, मतलब वो ऐसा केस है कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब छोटे मोटे केस को छोड़ के, कोई युद्ध हो गया, कोई संधि सुंधी हो गया, कुछ चीजें हो गई, तो उसके लिए उसको पहले किससे राय लेनी पड़ेगी भाई, गवर्नर जनरल से क्या कर लेनी पड़ेगी, राय लेनी पड़ेगी। और इन प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों को सामान्य शब्दों में गवर्नर जनरल इन काउंसिल के आदेशों का पालन करने और सभी महत्वपूर्ण मामलों में खुफिया जानकारी प्रसिद्ध दिया गया जाता है। मतलब अगर कभी भी युद्ध छेड़ने संधियों के मना किया, मतलब इससे रिलेटेड अगर कोई इश्यू हो रहा है, तो उसके लिए गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग को बताना पड़ेगा कि ये सब चीजें हो रही हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए कि कलकत्ता में क्या हुआ कि 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की क्या करी गई भाई, व्यवस्था करी गई, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश बनाए गए। अब यहाँ पे पॉइंट देखो, ध्यान देने वाली बात है।
पॉइंट क्या ध्यान देना आपने कि सबसे पहली बात तो आप इसको ये मत समझना कि ये वो वाला सुप्रीम कोर्ट है जो आज भारत में सुप्रीम कोर्ट है। सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी जो फेडरल करी गई थी भाई, वो बाद में करी गई। तो क्या हुआ देखो कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश बने। और जो मुख्य न्यायाधीश थे करके वो थे हमारे भाई, कौन थे हमारे जो मुख्य न्यायाधीश बने वो थे एलिजा हिम्पे। क्या बना, कौन बना भाई? एलिजा एलिजा इम्पे जो थे वो हमारे मुख्य न्यायाधीश बने। और इनके जो हेल्पर थे वो पहले थे, मतलब जो 3 न्यायाधीश बने वो था पहला चैम्बर्स। पहला क्या था? चैम्बर्स। ठीक है, पहला क्या था? चैम्बर्स था। दूसरा हाइड था। और तीसरा जो बना भाई, जो तीसरा बना वो था भाई क्या आपका? चैम्बर्स हो गया, हाइड हो गया, और ये था लिमेंस्टर। क्या था? लिमेंस्टर। तो आपको मेनली जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, ये रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। किसको भाई? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज था, इसके लिए एक गवर्नर जनरल बनाया गया। और जो वो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल पर नाम किया गया मतलब उसको बंगाल के गवर्नर को ये बोल दिया गया कि अब से तू क्या कहलाएगा भाई? बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। अब देखिए, आपने ये एक्ट पढ़ लिया, इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा। पर ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपके करने हैं? तो पॉइंट टू बी रिमेंबर, है ना? पॉइंट टू रिमेंबर कौन कौन से पॉइंट करने? सबसे पहली बात देखो कि बंगाल के गवर्नर को क्या बोल दिया गया भाई? कि गवर्नर को अब क्या कहा जाएगा भाई? गवर्नर जनरल। क्या कहला जाएगा? गवर्नर जनरल। और कौन बना सबसे पहले भाई? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो पेपर में बार बार पूछा जाता है कि 1774 में क्या बना भाई? उच्चतम न्यायालय बना। क्या बना? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय बना। इस उच्चतम न्यायालय में जो चीफ जस्टिस था भाई, वो कौन था? चीफ जस्टिस जो था, सीजीआई जो था हमारा, मतलब सीजी करो, चीफ जस्टिस इंडिया तो उस टाइम पे बना ही नहीं भाई। तो चीफ जस्टिस जो था वो कौन बना भाई? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे। और तीन जो थे भाई, तीन जो सबॉर्डिनेट थे वो कौन कौन बने? पहले था भाई कौन सा भाई? हाइड। दूसरा था भाई कौन आपके पास में? चैम्बर्स। और तीसरा कौन बना भाई? लीमेंस्टर। कौन बना? लीमेंस्टर। तो इसको याद कर सकते हो भाई कि लीमेंस्टर जो है चैम्बर्स में क्या हो गया भाई? हाइड हो गया। तीसरा पॉइंट आप लोगों को ये ध्यान रखना है, देखिए कि एक तरीके से इसने क्या रोका भाई? जो करप्शन था करके, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको क्या करा भाई? रोका। दूसरी चीज आपको यही ध्यान रखना है कि कि कोलकाता कोलकाता का जो गवर्नर था उसके अधीन किसको करा गया भाई? मद्रास के। और किसके भाई? मुंबई को। ये कुछ पॉइंट। और चौथा पॉइंट आपको रखना है, इससे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कौन सा भाई? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई, की नींव। और यही कुछ पॉइंट है जो कि आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है। और साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पे ये पीडीएफ दे रखी है, इसको आप टेलीग्राम पे दोबारा से रीड कर सकते हैं। पर जो पॉइंट आपको रिमेम्बर करना है वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, इसी में आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा और इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।